अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा वो था कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के क्या क्या पॉसिबल वेज़ हो सकते हैं। उसको हमने पहले पढ़ा था 1 वेरिएबल में, फिर हमने पढ़ा था 2 वेरिएबल्स में। लेकिन फिर हमारे पास क्वेश्चन ये था कि अगर हम 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स ले लेते हैं तो फिर हम इस किस्म के सिस्टम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये एक मेथड है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ये क्या मेथड जो है ये जितने भी हमारे पास, आप लोगों को याद होगा मैट्रिसेस जो हम लोगों ने डायमेंशंस पढ़ी थी कि जितने इक्वेशंस हैं और जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं वो उसकी डायमेंशन होती है। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने 2 क्रॉस 2 डायमेंशन के किए थे, लेकिन अब हम ये जो गॉसियन एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं कि किसी भी साइज़ किसी भी डायमेंशन के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली करते क्या हैं कि हम इस पर रो ऑपरेशंस लगाते हैं। जो हमारी इक्वेशंस हैं, जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, उस पर रो ऑपरेशंस लगाते हैं और उसको एक इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जब भी हमारे पास कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आ जाए जिसको हम सॉल्व ना कर पा रहे हों, तो उसका बेस्ट वे होता है कि हम उसको किसी इक्विवेलेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड करने में हमें आसानी हो जाती है। तो हमने यहाँ पे भी यही करना है, हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड लगाना है जिसमें हमने रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद हमें एक सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट सिस्टम मिल जाएगा और उस इक्विवेलेंट सिस्टम से हमने फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि बेसिकली रो ऑपरेशंस होते क्या हैं। रो ऑपरेशंस क्या करते हैं, हम तीन तरह की टेक्निक हम इसमें यूज़ करते हैं। एक क्या करते हैं, हम इक्वेशन को किसी भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन की दोनों साइड पर। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन हो ax + b, इस तरह की कोई भी इक्वेशन है तो हम उसको दोनों तरफ इक्वल के दोनों साइड पे किसी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड टेक्निक क्या है कि जो हमने इक्वेशंस जैसे हम किसी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास एक उसी इक्वेशन का कोई मल्टीपल बन जाएगा। तो वो ये कहते हैं इक्वेशंस या उसके नॉन ज़ीरो मल्टीपल्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं या किसी दूसरी इक्वेशन के साथ कुछ मल्टीप्लाई करें और फिर उसको किसी इक्वेशन में ऐड करें, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, और थर्ड क्या है कि जो इक्वेशंस के ऑर्डर हैं वो इंटरचेंज हो सकते हैं। ऑर्डर मतलब कि जैसे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, एक हमने स्टार्ट 1 लिखी, फिर दूसरी इक्वेशन, फिर तीसरी इक्वेशन, मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि फ़र्स्ट इक्वेशन को उठा के एंड पे ले आएँ और इस इक्वेशन को उठा के फर्स्ट पे ले जाएं। ये होता है इक्वेशंस का ऑर्डर चेंज करना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और उस पर हम ये बेसिक रो ऑपरेशंस लगाएंगे और उससे हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये मैंने एक इक्वेशन ली है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया है 5x1 - 4x2 + 6x3 = 24, और ये है 3x1 - 3x2 + x3 = 54, और थर्ड इक्वेशन है -2x1 + x2 - 5x3 = 30। अब ये देखें, इसमें नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कितनी है 3 और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं 1 2 3। तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब सबसे पहले जब हमने इस पर रो ऑपरेशंस लगाने हैं ना, तो हम इसको पहले लिख लेंगे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स में हम क्या लिखेंगे, ये देखें, x1 वाला कोफिशिएंट पहले, सेकंड में आएगा x2 का, और इसी तरह थर्ड पे x3 का, और साथ जो हमने एक डॉटेड लाइन लगाई है और उसके बाद जो हमारा कांस्टेंट है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए भी x1 वाला एलिमेंट, फिर x2 का, फिर x3 का, और उसके बाद कोफिशिएंट। तो अब ज़रा ये देखें, ये पूरा जो कॉलम है ये x1 का कॉलम बन गया, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में ये देखें x1 के साथ जितने भी कोफिशिएंट थे वो सारे इस कॉलम में आ रहे हैं, और ये x2 का कॉलम बन गया और ये x3 का कॉलम बन गया।
और ये जो है ये कोफिशिएंट्स का कॉलम बन गया है, उसको हम सी कह देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जब हम किसी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगाते हैं उसको रो रिड्यूस फॉर्म में या रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम सबसे पहले फर्स्ट एंट्री के फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री के नीचे वाली सारी एंट्रीज़ को ज़ीरो करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई इस तरह की मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे कि ये ज़ीरो हो जाएं दोनों। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक रो ऑपरेशन लगाएंगे 3r1 - 5r2 इस रो पर, क्योंकि हमने असल में चेंज सबसे पहले इसमें करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को ज़ीरो करने के लिए इस रो पर ऑपरेशन लगाएंगे 3r1 - 5r2। तो जब हमने ये ऑपरेशन लगाया 3r1 - 5r2, तो ये क्या बनेगा, 3 × 5 15 - 5 × 3 15, ये 15 - 15 कैंसिल। इसी तरह इन दोनों पर जब ये अप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये मैंने कैलकुलेट करके नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेट करके लिखना है। और जब अब इन पर अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3 × 6 - 5 × 1, तो 3 × 6 = 18, 18 - 5 13। इसी तरह इन दो एलिमेंट्स पर लगाएंगे -198। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस एलिमेंट को ज़ीरो करना है। उसके लिए हमने ऑपरेशन लिया 2r1 + 5r3। पहले हमने r2 के लिए किया था, अब हमने r3 के लिए करना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने असल में क्या करना होता है, हमने इस एलिमेंट को ज़ीरो करना होता है। तो हमने इसमें कुछ ना कुछ ऐसा इन दोनों में है मल्टीप्लाई करना है। इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इनको ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह सेम बाकी सब पर भी यही ऑपरेशन लगाएं। तो ये आ गया -3 - 13 एंड 198। अब ज़रा ये देखें, ये दोनों रोज़ तो सेम नहीं आ गई, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो अगर हम r3 को r2 में ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, r2 और r3 को ऐड करें तो ये तो सारी की सारी नीचे ज़ीरो नहीं हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो हमारी सारी रो हो गई ज़ीरो। अब हमने इसको जितना सिंपल करना था उतना सिंपल हमने कर लिया, इससे ज़्यादा हम इसको सिंपल नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये x1 वाली रो है, ये कॉलम है, ये x2 का, ये x3 का और ये कोफिशिएंट्स का, ठीक है। तो अब ये देखें, ये रो तो ज़ीरो हो गई, यहाँ से तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से अब देखें, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाली रो जो है इसमें ये x2 का कोफिशिएंट है, ये x3 का कोफिशिएंट है। इसको हम लिख सकते हैं 3x2 + 13x3 = -198, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x2 को इधर ही रहने देंगे। मैंने क्या किया, 3x2 को इधर ही रहने दिया, -198 - 13x3। अब ज़रा ये देखें, अगर हम x3 की एक वैल्यू पुट करते हैं, उससे हमें कैलकुलेट करके x2 की एक वैल्यू आ जाएगी। फिर x3 की कोई और वैल्यू पुट करते हैं, उसे हमें कैलकुलेट करके x2 की कोई और वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम जितनी भी हम x3 की वैल्यूज़ लेते जाएंगे, हमें x2 की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो अब ज़रा यहाँ से देखें, ये हमारे पास बना था। अगर हम इस वाली रो को लिखना चाहें, हम लिखेंगे 5x1 - 4x2 + 6x3 = 24। तो जो हमारे पास x3 से x2 की वैल्यू आएगी, उन दोनों को हम इसमें पुट करें तो हमें x1 मिल जाएगा। लेकिन अब ज़रा ये देखें, ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ नहीं आ गई। हम x3 की जितनी भी वैल्यूज़ लेते जाएंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें हर बार x2 मिलता जाएगा। तो ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ नहीं आती गई। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम था हमारे पास, ये वाला, ये हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे रहा है, ठीक है। और इसका हमें कैसे पता लगा कि इसकी जो लास्ट वाली रो थी वो ज़ीरो हो गई थी। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि ये सिस्टम हमें इन दैट केस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देगा, ठीक है।